नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर उत्तराखंड स्टडी हॉल में। और कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक हो। ठीक है, तैयारी अपनी करते रहिएगा। और आज हमें उत्तराखंड की क्लास में पढ़ना था उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है पुरा प्रजातियों की, ठीक है। तो इसका आज भाग 2 है, भाग 2, ठीक है। उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां। अब उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों में हमने क्या बात रखी थी? तो उत्तराखंड की यानी कि पुरा प्रजाति का मतलब है प्राचीन जाति। इसमें दो सवाल बन के आए थे कि उत्तराखंड की प्राचीन जाति क्या और प्राचीन जनजाति क्या। दोनों ही सवालों के जवाब आपको बता दिए गए थे। तो देखिए, उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों के बारे में बात आती है। ये जो मुख्य रूप से सामने आती है वो 3 आती है। एक तो कोल या मुंड, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। किरात, कोल के बाद जो शक्तिशाली जो शक्ति सामने आई थी, जो प्रभाव ज्यादातर रहा उत्तराखंड पर, वो कोलों के बाद किसका रहा था? किरातों का रहा था। अब किरातों के बाद जो एक और प्रभावशाली शक्ति आती है हमारे सामने, वो आती है खस। खस, तो आज हमें खस के बारे में बात करना है, ठीक है, कि खस जाति कहाँ से आई थी, क्या उसका जीवन था, कैसे वो रही थी यहाँ आकर के उत्तराखंड में। तो खस प्रजाति के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कोल और किरात पिछली वीडियो में हो चुकी है। देखिए, खसों की बात आती है। खस, एक तो खस के सवाल भी बहुत सारे आ जाते हैं, हम जान लेते हैं। देखिए, इनका जो आगमन हुआ था, सबसे पहली बात, इनका आगमन स्थान कई बताए जाते हैं। इनके जो खसों का आगमन हुआ था वो कई क्षेत्र से आए थे, कई इलाकों से आए थे। वो इलाकों में जैसे नाम आ जाए, असम की खसिया पहाड़ियों से भी आए थे, ऐसा भी बताया जाता है। ठीक है, काकेशस पर्वत है, तुर्किस्तान है, कैस्पियन सागर के तटों से आए थे। मध्य एशिया का नाम भी सुनने को मिलता है कि जो खसों का आगमन हुआ था वो मध्य एशिया से उनका आगमन हुआ था। जो मुख्य स्थान है वो हम आपके सामने रख देते हैं। देखिए, असम की खसिया पहाड़ी हो गई, काकेशस पर्वत है, तुर्किस्तान है, कैस्पियन सागर। इसके अलावा 5वीं-6वीं शताब्दी में यदि देखा जाए तो पश्चिम में ईरान, अफगानिस्तान, दर्दिस्तान, कश्मीर के रास्तों से होते हुए क्या हुए थे? खसों ने उत्तराखंड भूमि पर आगमन किया था। ये सारे क्षेत्र हैं। वैसे अगर मुख्य रूप से हम नाम लेंगे तो सीधा सीधा मध्य एशिया का नाम आता है, मध्य एशिया मुख्य रूप से। इसके अलावा जो स्थान हमें मिलते हैं, जो इलाके हमें देखने को या सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं, वो जैसे असम हो गया, काकेशस पर्वत, तुर्किस्तान, कैस्पियन, ईरान, अफगानिस्तान, दर्दिस्तान, और ये कश्मीर के रास्तों से होते हुए कहाँ आए थे? उत्तराखंड में इन्होंने आगमन किया था। खसों की बात आ रही है, ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि प्राचीन समय में क्या होता था, इंसान इधर उधर जाने की वजह क्या रहती थी? या तो उसको खाने की तलाश में वो इधर उधर फिरता था मानव, ठीक है, या अगर कहीं आक्रमण हो रहे हैं, उसे अपने आप को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो इस वजह से भी अपनी जगह का स्थानांतरण करता था, ठीक है। तो ऐसी बात आती है कि खसों को उत्तराखंड में आने की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्यों ये यहाँ पर आए? तो इनके शत्रुओं से इनका संघर्ष हो रहा था। खसों का इनके शत्रुओं से संघर्ष हो रहा था। कहां पर? बेबीलोन में, एशिया माइनर, ईरान, अफगानिस्तान, इन इलाकों में इनसे जो वहां के लोग थे वो क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया? अपनी जगह का स्थानांतरण कर दिया। और फिर ये कश्मीर के रास्ते से होते हुए कहाँ आ गए थे? उत्तराखंड भूमि पर भी इन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया था। जहां पर कौन सी प्रजाति रह रही थी यदि बात करें तो? किरात, ठीक है। किरातों ने किसे खदेड़ा था? कोल को खदेड़ा था, ठीक है। वो भोटांतिक क्षेत्र में चले गए। उसके बाद में किरात आ गए। किरातों के बाद जो प्रभावशाली शक्ति उभर कर आई वो थे खस। खसों ने जब किरातों को खदेड़ दिया इस भूमि से, तो किरात भी कहाँ चले गए? कोलों के पास ही चले गए थे, ठीक है। ऐसी जानकारी हमें मिलती है। आगे देखिए, इन्होंने जो अपना अधिकार क्षेत्र किया, सिर्फ उत्तराखंड भूमि ही नहीं कहेंगे। जो खसों ने यहाँ शरण ली थी या जो आए थे, तो सिर्फ उत्तराखंड का नाम नहीं आता है। कश्मीर, कांगड़ा, हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊं और पश्चिमी नेपाल तक जो विस्तार किया था वो किसका विस्तार हुआ था? खसों का विस्तार हुआ था। यानी कि इतनी प्रभावशाली शक्ति के स्वरूप में ये सामने उभर कर हमारे आए थे, ठीक है। तो आगमन कहां से हुआ, किन किन क्षेत्रों से हुआ? मुख्य रूप से ये आ जाता है, और ये ना हो तो इतने सारे इलाके में देखने को मिलते। इसके अलावा इनका शत्रुओं से संघर्ष हो रहा था। कहां पर? बेबीलोन, एशिया माइनर, ईरान, अफगानिस्तान। जो अधिकार क्षेत्र, जिस क्षेत्र पर इन्होंने अपना अधिकार किया, जो अपने अधीन किया क्षेत्र, वो थे कश्मीर, कांगड़ा, हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊं और पश्चिमी नेपाल। अब एक बात ये आती है कि कुमाऊं में जो प्रथम खसिया राजा थे
वो किस वंश के थे। देखिए खसों में जो है ना राजाओं के नाम निश्चित रूप से नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी प्रजातियां प्रागैतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल के मध्य की बात आ रही है, तो निश्चित रूप से इतिहास में इनकी ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, जो भी जानकारी है बस वो ग्रंथों के आधार पर है, लेकिन निश्चित रूप से किसी राजा का अलग से नाम नहीं है। तो बताया जाता है कि कुमाऊं में जो प्रथम खसिया राजा थे वो कौन से वंश के थे, वो कैंतियूरा वंश के राजा थे, खसिया राजा थे कुमाऊं में जो थे। ठीक है ना, इसके बाद बात आती है, अब इनके बारे में जान लेते हैं इनकी शारीरिक बनावट, क्योंकि जब हमने कोलों की बात की थी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो कोलों में हमने देखा था कि बहुत ही मतलब रंग काला था और लंबा कद था, और इसके अलावा होंठ जो थे वो मोटे लटके हुए, ऐसी स्थिति आ जाती है। किरातों के बारे में सीधे सीधे जैसे चाइनीज होते हैं, जैसे चीनी लोग होते हैं, मंगोलाइट प्रकार की हमने बात की थी, मतलब कि गोल सर होता है, छोटी छोटी आंखें होती हैं, ठीक है, गेहुआ रंग होता है, ऐसी स्थिति हमने जानी थी। तो वो किरातों के बारे में, मतलब सीधा आप चाइनीज देख लीजिए। ठीक है, अब बात आती है खसों की। तो खसों की शारीरिक बनावट देख लेते हैं कि उनका शारीरिक बनावट कैसी थी। देखिए लंबे मुखाकृति, अब चेंजेस तो रहेंगे ही, बदलाव तो रहेगा प्रजाति में। लंबे मुखाकृति मिलती है, नासिका सीधी और ऊंची मिलती है, मूछ दाढ़ी की प्रचुरता होती है। किरातों में हमने इसकी अल्पता पढ़ी थी, कमी, वही चाइनीज में तो बाल आईब्रो है या सेहत मतलब कम ही रहते हैं। ठीक है, तो मूछ दाढ़ी की प्रचुरता रहती है, अपेक्षाकृत लंबा आकार रहता है, और शरीर जो है वो हृष्ट पुष्ट नजर आता है। ये खस प्रजाति की शारीरिक बनावट हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो इनका स्वभाव था, इसका खसों का, तो इनका जो स्वभाव था वो स्वभाव में कैसे थे, निश्चल स्वभाव था इनका, युद्ध अनुरागी थे, युद्ध से प्रेम रहता था इन्हें, और वीरता भी दिखाया गया। जब कहीं युद्ध की बात आ जाती थी तो खस क्या करते थे, वीरता में निपुण थे, प्रसिद्ध थे। मुख्य पेशा, अधिकतर जो प्राचीन मानव रहा है, प्राचीन समय का जो मानव रहा है, उसका जो जीवन रहा वो कृषि या पशुपालन ही करता था। लेकिन जैसा हम बात कर रहे हैं खस प्रजाति का, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो रहे थे। वो परिवर्तन क्या थे, देखिए मुख्य पेशा में इन्होंने, देखिए कृषि कार्य और पशुपालन लगभग सभी करते हैं। इसके अलावा जान लेते हैं कि खस प्रजाति का व्यवसाय मुख्य पेशा क्या था। देखिए पशुओं का व्यापार करते थे, पशुपालक तो थे ही, लेकिन साथ साथ ही पशुओं का व्यापार भी करते थे, इनकी खाल का व्यापार भी करते थे। समझ रहे हैं, जो खस प्रजाति थी वो पशुओं का व्यापार करते थे, इनकी खाल का व्यापार करते थे। ठीक है, पक्षियों का भी व्यापार करते थे। कौन सी प्रजाति, खसों की बात आ रही है। जड़ी बूटी व्यापार करते थे। ऑब्वियसली जब इतने ऐसे इलाके में रहना है, कश्मीर है या हिमाचल है, गढ़वाल गुनाव, तो यहाँ तो जड़ी बूटी मुख्य रूप से पाई जाती है, तो जड़ी बूटी का व्यापार भी करते थे। और कृषि कार्य पशुपालन तो ये तो पहले से ही चलता आ रहा है। ठीक है ना, तो पशुओं का व्यापार है, पक्षियों का व्यापार, इनकी खाल का व्यापार, इसके अलावा जड़ी बूटी व्यापार ये कौन सी प्रजाति करती थी, तो प्राचीन समय की जो खस प्रजाति है वो इसका व्यापार करती थी। इतिहासकार डीसी सरकार के अनुसार जो खस लोग हैं, मतलब डीसी सरकार ये बात कहते हैं कि जो खस लोग हैं वो कश्मीर में स्थित एक क्षेत्र खक क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, खक क्षेत्र है। तो ये जो खस आए थे वो कश्मीर के खक क्षेत्र के निवासी थे। कौन कह रहा है, इतिहासकार डीसी सरकार के अनुसार ये बात आती है कि जो खस लोग हैं वो कश्मीर स्थित खक क्षेत्र के निवासी। अब कोई तो कहता है खक और किसी के मुंह से निकल गया खस, तो बस ये खस जो है वो तभी से ही खस प्रसिद्ध हो गए। आगे देखें खस जाति का वर्णन। अब खस जाति का जो वर्णन है वो हमें कहां कहां देखने को मिलता है वो हम जान लेते हैं। ठीक है, खस जाति का वर्णन हमें जो जानकारी मिल रही है कि ये कहां से आए थे, कैसी इनकी शारीरिक बनावट थी, क्या कर रहे थे, ठीक है, इनके मतलब खसिया राजा कौन से वंश के थे, ये सारी जानकारी हमें मिलती कहां से, तो इसका जो वर्णन हमें मिलता है वो कई तरह से मिलता है। सबसे पहली बात तो धार्मिक ग्रंथ में यदि हम देख ले तो महाभारत की मैंने आपसे शुरू से ये बात कही कि जितने भी उत्तराखंड से जुड़ी बातें हैं उनसे जुड़े हुए महाभारत के पर्व हैं। पर्व का मतलब उसके अध्याय, चैप्टर। तो महाभारत के अंतर्गत पर्व आता है सभा पर्व। सभा पर्व में ये बात है कि महाभारत में खस जो थे वो कौरवों की ओर से लड़े थे।
तो उस समय खसों का नाम आया था। तो खस यहाँ पर बहुत पहले से ही है, ठीक है। महाभारत के सभा पर्व में ये बात आती है कि खस जो थे वो कौरवों की ओर से लड़े थे। इसके अलावा जो केदार खंड है, केदार खंड को भी क्या कहा गया है, खस देश का पर्यायवाची कहा गया है कि जो केदार खंड भूमि है वो किसकी भूमि है, वो खसों का देश है। और जो जानकारी मिलती है वो मिलती है एक तो साहित्यिक ग्रंथ से और दूसरी मिलती है विदेशी लेखकों द्वारा जो उन्होंने वर्णन किया है उसके बारे में भी, क्योंकि ये जो यात्री थे यात्रा कर चुके थे। साहित्यिक ग्रंथ में मनुस्मृति से जानकारी मिलती है खसों के बारे में, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की, ठीक है, मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है। विदेशी लेखकों में जैसे टोलमी है, प्लिनी है, अल्बरूनी है, जब इन्होंने यहाँ पे लिखा तो अपनी यात्रा वृत्तांत में इन्होंने इन जातियों के बारे में भी थोड़ा बहुत वर्णन किया और हमें जानकारी दी। बृहद संहिता में खसों को तंगा, कई सारे नाम है खसों के, तंगा, कुलूत, सैनिरद्र, वनराष्ट्र, ब्रह्मपुर, कौलिंद आदि देश के साथ वर्णन किया है। किसमें कहा गया, बृहद संहिता में, ठीक है। संहिता आपको बताई गई थी कि जो वेद होते हैं, वेदों में जो मंत्र वाला जो खंड होता है वो क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। तो मंत्र के रूप में ऐसी जानकारी मिलती है कि खसों को तंगा कहा गया, कुलूत कहा गया, सैनिरद्र, वनराष्ट्र, ब्रह्मपुर, कौलिंद आदि देश के साथ इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। खस जाति के बारे में जानकारी मिल रही है। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर, इसमें इन्होंने ये बात कही है कि जो मध्य हिमालय, हमारा उत्तराखंड मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खस अधिपति का उल्लेख मिलता है जो कि गुप्त कालीन है। आदि जानकारी सही रहेगी, आदि जानकारी सही नहीं रहेगी, आदि ऐतिहासिक काल की स्थिति चल रही है, ठीक है ना। तो मध्य जो काव्य मीमांसा रचना है किसकी है, राजशेखर की। इन्होंने इसमें ये वर्णन किया कि मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खस आधिपति का उल्लेख मिलता है जो कौन से काल से जुड़े हुए हैं, गुप्त काल से जुड़े हुए हैं। एक तरफ ये चलेगा खस या फिर कुलिंद राजवंश हम कहेंगे, दूसरी तरफ क्या होगा, मौर्य वंश चल रहा होगा, शुंग वंश चल रहा होगा, मतलब ये गुप्त वंश चल रहा होगा, ऐसी स्थिति रहेगी। तो एक तरफ उत्तराखंड का इतिहास और दूसरी तरफ भारत का इतिहास, वो भी हम आपके सामने बहुत ही जल्द लाएंगे। अब बात आती है खसों में प्रचलित प्रथाएं। खसों की अपनी कुछ प्रथाएं थी, इन्होंने अपने समाज में क्या कर रखा था, कुछ प्रथाएं अपना रखी थी। अब उसमें जैसे पहली बात आती है घर जमाई। अब ये घर जमाई कौन होता था, तो जैसे विवाह होते थे तो विवाह में जो खसों में घर जमाई रखने की प्रथा थी, घर जमाई दामाद को बोलेंगे, ठीक है। तो खसों में क्या था, घर जमाई रखने की प्रथा थी। तो वो घर जमाई प्रथा हुई, मतलब क्या होता था इसमें कि अपने घरों में ही घर जमाई को रखा जाता था, लड़की घर में रह सकता था, ठीक है। दूसरा नाम लेता है टेकुआ प्रथा भी इसको बोल सकते हैं, टेकुआ नाम में थोड़ा डिफरेंस आएगा भाई, ठीक है। तो टेकुआ प्रथा क्या थी कि खसों की जैसे विधवा महिला है वो किसी भी पुरुष को अपने घर में रख लिया करती थी, तो वो क्या होता था, वो टेकुआ होता था, टेकुआ कहलाता था, वो कहलाई टेकुआ प्रथा या टिकुआ प्रथा। खसों की विधवा महिला किसी भी पुरुष को अपने घर में रखती थी, ठीक है, पर पुरुष को रख लिया करती थी, तो वो क्या कहलाता था, टेकुआ या टिकुआ कहलाता था। तो ये प्रथा किसमें प्रचलित थी, टिकुआ प्रथा, ये खसों में प्रचलित थी। इसके अलावा और भी हमें देखने को मिलती है, जैसे हम कहते हैं झटेला प्रथा। अब ये झटेला क्या है, झटेला देखिए कोई भी स्त्री है, उसने दूसरे व्यक्ति से यदि विवाह कर लिया, अब दूसरे व्यक्ति से उसने विवाह कर लिया तो उसका जो पहला पति है उसकी जो संतान थी, पूर्व पति की जो संतान थी वो क्या कहलाएगी, वो झटेला, ठीक है। देखिए बता रहे हैं इसमें, कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसके पूर्व पति से उत्पन्न जो पुत्र था वो पुत्र क्या कहलाता था, झटेला कहलाता था। मतलब कह सकते हैं कि बहुपति विवाह भी खसों में प्रचलन था, मतलब कर सकती थी महिला। तो जब दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया तो उसमें जो पहला उसका पूर्व पति होता था उससे जो उत्पन्न पुत्र होता था वो कहलाता था
झटेला, तो झटेला प्रथा किसमें प्रचलित थी? ये भी खसों में प्रचलित थी। घर जमाई प्रथा किसमें प्रचलित थी? खसों में प्रचलित थी। टेकुआ प्रथा किसमें प्रचलित थी? ये भी खसों में प्रचलित थी। अगला आता है जेठो। देखिए जेठो जो बना हुआ है वो जेठ से बना है, ज्येष्ठ से बना है, इसका मतलब होता है बड़ा, लगभग सभी जानते हैं। तो जेठो में क्या बात आती है कि घर के बड़े भाई का अन्य भाइयों की अपेक्षा अधिक संपत्ति प्राप्त होना। कितने? अधिक संपत्ति, यानी कि कई भाई हैं एक फैमिली में, एक घर में, एक परिवार में, अब वहां पर जो सबसे बड़ा भाई होगा, जेठ जो होगा, ज्येष्ठ बड़ा भाई, उसको क्या होगा? अधिक संपत्ति मिलेगी। ठीक है, तो खसों में ये ऐसी प्रथाएं थी, आज तो नहीं है, ऐसा देखने को नहीं मिलता, बहुत कमी से अगर कहीं है तो है, वरना तो नहीं है। तो जेठो क्या हुआ? घर के बड़े भाई का अन्य भाइयों की अपेक्षा अधिक संपत्ति प्राप्त करना। क्या कहलाता था? कौन सी प्रथा कहलाती थी? जेठो प्रथा कहलाती थी। अब जेठो है, टेकुआ है, या हम कहते हैं झटेला है, ठीक है, झटेला है, या फिर घर जमाई प्रथा, ये सारी ही प्रथाएं किस प्रजाति में प्रचलित थी? खसों में प्रचलित थी। इसके अलावा देखिए खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को, और भी प्रथाएं इसमें आती हैं, जैसे कि हम कहते हैं खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री, अपनी बड़ी पुत्री को क्या करते थे? मंदिर में दान कर दिया करते थे। एक तरह से उनके लिए अच्छा था, वो उनकी मान्यता है, उनको ऐसा लगता था कि जो उनकी बड़ी पुत्री होती थी खस लोगों की, ठीक है, परिवार में बड़ी पुत्री है, तो वो क्या करते थे? मंदिर में दान कर दिया करते थे। पशु बलि प्रथा, ये किरातों में भी प्रचलित थी, जागर पशु बलि प्रथा वो भी करते थे, यहाँ खसों में भी ये बात है। पशु बलि प्रथा का भी प्रचलन था, किसमें? खस प्रजाति में। अब जैसा कि हमने बात की थी कोल की, किरात की, या फिर हम कहते हैं खस, ठीक है, तो खस आज जो हमें इनके वंशज देखने को मिलते हैं वो जनजाति के रूप में देखने को मिलते हैं, निम्न वर्ग में उन्हें रखा जाता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान रखो, ब्रिटिशों के समय में, क्योंकि अंग्रेज थे उस समय, फिशर का नाम आता है, कमिश्नर फिशर। ब्रिटिशों के समय में सन 1885 में, 1885 ब्रिटिश शासन चल रहा था उत्तराखंड में, खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। कि भाई अब हम नहीं मानते, जब अंग्रेजों का काल चला था तो उस समय में क्या हुआ था कि सन 1885 में खसों को किस वर्ग में रखा गया था? शूद्र वर्ग में रखा गया था। क्योंकि हमारे वर्ग कितने हैं? 4 वर्ग हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ठीक है, तो प्राचीन समय में तो जो प्राचीन इतना बड़ा विस्तार था, जो एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरी थी, ठीक है, खस। लेकिन अब जब अंग्रेजों का काल चल रहा था उत्तराखंड में, तो सन 1885 में खसों को किस वर्ग में शामिल किया गया था? इन्हें शूद्र वर्ग में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात आती है इससे पहले की, यदि हम बात करें प्राचीन में अगर चले जाए, तो जैसे कि गुप्त वंश चल रहा था, तो इनका राज्यारोहण 335 ईस्वी की बात आती है में हुआ था। उस समय तक कर्तृपुर यानी कि जोशीमठ में खस राजा पूर्णतः अपना शासन स्थापित कर चुके थे। ठीक है, 335 में, यानी कि समुद्रगुप्त, यानी कि जब गुप्त वंश चल रहा था, तो उस समय तक क्या हुआ था? जो खस राजा थे वो कर्तृपुर यानी कि वर्तमान का जोशीमठ, तब तक क्या हुआ था? जोशीमठ यानी कि कर्तृपुर में खस राजा पूर्णतः अपना शासन स्थापित कर चुके थे। ठीक है, तो गुप्तकालीन मतलब कुछ निश्चित है, कुछ अनिश्चित है। इतिहास में यही बात है, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल से बात आ जाती है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, लेकिन हाँ ऐतिहासिक काल के बारे में काफी जानकारी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। यहाँ पर हमारी जो पूरा प्रजातियां हैं वो समाप्त होती हैं। ठीक है, कोल के बारे में, किरात के बारे में और खसों के बारे में लगभग आपको जानकारी दे दी गई है। अब जो हमें स्टार्ट करना है वो है हमारा उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में जो प्रश्न बनते हैं सबसे ज्यादा वो बनते हैं कुलिंद राजवंश से। ठीक है, बहुत डिमांड आ रही थी कि कुलिंद राजवंश या हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, तो भाई आपकी प्रजातियां समाप्त हो गई हैं यहाँ पर। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, ठीक है, नए चैप्टर के साथ।